सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी लोगों का राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैं कलाम और आप देख रहे हैं राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल, जहां पर हमने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसका आशय, जिसका मकसद केवल और केवल निराशा से आशा की ओर लेकर जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मोटिवेट करना है। उन्हें यह बताना है कि उनका जो असल मकसद है वो सिर्फ न्यूज़ चैनल तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ किसी स्पेशल या पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका धर्म है केवल और केवल कर्म करना। उनका अधिकार केवल और केवल कर्म करने का है। तो चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं एक महान साहित्यकार, बदायूं को रोशन करने वाले और स्मार्ट बॉय। एक्चुअल में स्मार्ट बॉय इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे स्मार्ट है हमारे बदायूं में, कवि के रूप में, और ये कवि भी हैं और बहुत सारी विधाओं में लिख चुके हैं और अभी भी अपने आप को पूर्ण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि मैं ऐसा क्या दे दूं जो एक्चुअल में इस सोसाइटी और इस देश के लिए कुछ तो लाभान्वित हो, कुछ तो युवाओं के माइंड को सेट कर दे कि एक्चुअल में उनको करना क्या है। तो आज एक ऐसी ज़बरदस्त हस्ती से हम मुलाकात कर रहे हैं जो बदायूं में ही जानी जाती नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक जा चुके हैं। जी हाँ, बात करते हैं मिस्टर वशिष्ठ सर की, उन्हीं की जुबानी। तो सर प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल का, एंड आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम सारे दर्शकों का जो आज मुझे सुनने आए हैं, मुझे सुनेंगे। मुझे खुशी होती है जब मैं आप जैसी शख्सियत से मुलाकात करता हूँ। आप भले ही आज मुझसे मुलाकात करने आए हैं, लेकिन यकीन मानिए सौभाग्य मेरा है कि आप आज मेरी इस कुटिया में पधारे हैं। एक तो आपके नाम के आगे ही एक ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ है जो अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत जिम्मेदारी वाला शब्द है ना। हम अपने नाम के आगे बहुत सारे मैं नाम सुने हैं, राम किशन, किशन लाल। अब वो नाम होते हैं लेकिन वो अजीब लगता है कि साहब नाम तो राम किशन है और वो राम किशन मंत्रालय में बैठा हुआ है, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन खुशी तब होती है जब किसी नाम के आगे कलाम जुड़ा हुआ हो और वो कर्म भी उसी अब्दुल कलाम जैसे करे, तो खुशी भी होती है। और हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे लोगों को। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे खख्सा को याद किया। और जी सर। तो सर शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिस्टर वशिष्ठ की कहानी, यानी कि उनके इंट्रोडक्शन थे। सर प्लीज़ बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और एक्चुअल में पहले कहाँ रहते थे आप? मैं बेसिकली रहता तो बदायूं ही हूँ, बदायूं ही मेरी कर्म भूमि है। लेकिन अगर मैं जन्मभूमि की बात करूँ तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा जन्म संभल में हुआ था। संभल अगर आपने नहीं सुना हो तो कहा जाता है, हमारे अगर हिंदू पुराण देखे जाएं तो कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, सारे युग आए हैं, है ना। तो कलयुग में जिस भगवान का अवतार होगा उसको कहा जाता है कल की अवतार। अच्छा, कल की अवतार, है ना। तो कलयुग में कल की अवतार होना है। तो अब अगर आप पुराण पढ़ोगे तो कहा जाएगा वो कल की अवतार कहाँ होना है। तो वो कल की अवतार का जो जन्म होना है वो संभल जिले में होना है, वो संभल में होना है। तो उस संभल को कल की भूमि भी कहा जाता है। तो मुझे खुशी होती है कि मेरा जन्म भी उसी जगह से होता है, उसी पुण्य मिट्टी से मेरा जन्म होता है। 1-2 साल मैं वहाँ रुका था, लेकिन उसके बाद मेरी शिक्षा और दीक्षा वो सारी ही बदायूं जिले में संपन्न हुई। अच्छा, क्या बात है। तो जैसा कि सर आप एक बहुत ही अच्छे शायर ही नहीं बल्कि गज़लकार भी हैं, कविता कोश भी बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना लिखा है कि एक्चुअल में अमृत की धारा पूरी प्रवाह हो जाए। तो प्लीज़ छोटी सी लाइन से एक बार शुरुआत कर दीजिए, आगाज़ इस वीडियो का, इस चैनल का और हम सभी लोगों के व्यक्तित्व का। चलिए, आपका जैसा जैसा आदेश है। बाकी मैं साहित्यकार का एक छोटा सा छात्र हूँ। मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि मैं शायर हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई साहित्यकार हूँ। साहित्यकार अगर साहित्य की कोई क्लास चल रही होगी, उसमें सबसे पीछे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ होगा तो वो मैं होऊंगा। क्या बात है। लेकिन आप सबकी अदालत में मैं अपनी कॉपी चेक करवा लेता हूँ। आपने गज़ल की बात की है तो गज़ल से आप 1-2 अशार देख लें कि हकीकत में हमें भी तीरगी अच्छी नहीं लगती। हकीकत में
हमें भी तीरगी अच्छी नहीं लगती, मगर इसके बिना फिर रोशनी अच्छी नहीं लगती। हकीकत में हमें भी तीरगी अच्छी नहीं लगती, मगर इसके बिना फिर रोशनी अच्छी नहीं लगती। जुआ खेलें युधिष्ठिर शौक से, पर ध्यान ये रखें, जुआ खेलें युधिष्ठिर शौक से, पर ध्यान ये रखें, कोई भी दाव पर अब द्रौपदी अच्छी नहीं लगती। है क्या बात है, कोई क्या भी बात दाव पर अब द्रौपदी अच्छी नहीं लगती। शेर मुझे ये भी कहना पड़ता है कि कोई भी दाव पर अब द्रौपदी अच्छी नहीं लगती। अभी हाथों में है तारे बड़े बूढ़ों की अजमत के, अभी हाथों में है तारे बड़े बूढ़ों की अजमत के, हमारे हाथ में सिगरेट अभी अच्छी नहीं है लगती। क्या बात है। हमारे हाथ में सिगरेट अभी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता बहुत है बहुत कि शुक्रिया। यहाँ के युवा भी समझ गए होंगे अच्छी तरीके से इस चीज़ को। जिस तरीके से हम सभी लोगों ने इस सीरीज को लॉन्च करा है, उसका आशय ये भी है कि हम सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोगों को मैसेज देना है। जो लोग भटक रहे हैं या भटक चुके हैं, उनको सही राह पर लेकर आना है। अब वो हमारा कर्म है जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के समक्ष। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि बदायूं में ही आपका जन्म हुआ और जो आपकी कर्म भूमि रही वो संबल रही। जी। क्या बात है। और संबल के बारे में आप लोगों को भी काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी, जो एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था, तो हमारे वशिष्ठ सर ने वो चीज़ बताई। तो सर, आप जिस तरीके से गज़लकार हैं और कविता कोश भी बहुत लिख चुके हैं, तो हम सबसे पहले आपकी एजुकेशन जानना चाहेंगे। सर, आप एक्चुअल में कहाँ से एजुकेशन प्राप्त करी थी आपने? मेरी एजुकेशन मिक्सअप रही काफ़ी। अच्छा मैं यूपी बोर्ड का छात्र भी रहा हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड का छात्र भी रहा हूँ। अच्छा क्लास 8th तक मेरी जो शिक्षा चली है वो शिशु मंदिर विद्यालय से चली है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे संस्कार मिले, संस्कार में है ना। मुझे वहाँ से अपने देश के बारे में जानने की जितनी भी नॉलेज थी मुझे वहाँ से मिली। और उसके बाद क्लास 9 से लेकर 12 तक जो मेरी क्लासेस चली, एजुकेशन चली, वो मेरी ब्लूमिंगडेल से चली। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग देखी जो मैं शिशु मंदिर विद्यालय में नहीं देख पा रहा था। वो थोड़ी मेरे अंदर जो एक एडवांसनेस थी, है ना, जो एक फ्लुएंसी जो आ रही थी, वो ब्लूमिंगडेल की देन थी। वहाँ से मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद फिर मैं आगरा निकल गया था, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड फ़िलहाल उसके बाद गुड़गांव से बीएड। एंड अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर आप सबकी दुआएं रहीं और मेरी मेहनत रंग लाई तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो मेरी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। क्या बात है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सर, जैसा कि आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो हम सभी लोग ये जानकर बहुत खुश भी होते हैं कि आप बदायूं की धरती के वो चमकते हुए सितारे हैं, जो हमें लगता है कि बदायूं के को एक नई पहचान देंगे। तो आपका ये जो सफ़र था, क्या ये तवील सफ़र रहा आपके लिए, या कहीं ना कहीं आपको ये सफ़र बहुत आसान लगा? सफ़र, देखिए, ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी ही एक सफ़र है। बिल्कुल। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्तों पर निकलते हैं। कहीं कहीं वो रास्ते टकराते भी हैं, कहीं कहीं एक ऐसा रास्ता होता है जो बिल्कुल सबसे जुदा होता है, इंसान निकलता चला जाता है। तो सफ़र मुश्किल हो सकता था, बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने उस मुश्किल सफ़र में मेरे साथ रहे। और उन लोगों ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुश्किलें हैं। अच्छा। तो वही बात है कि मेरे सामने शूल पड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों की वजह से वो शूल ही नहीं लगे, वो शूल मुझे फूल लगे। क्या बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि सफ़र सबका मुश्किल होता है, मुश्किलात सबके जीवन में आती हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अगर आपके पास आपका परिवार आपका सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई सी भी मुश्किल हो जो आप फेस ना कर पाएँ। तो मैं उन मुश्किलों को मुश्किल नहीं कहता, मैं उन मुश्किलों को एज ए लेसन अपनी लाइफ में लेता हूँ, जिन्होंने मुझे उन्होंने गिराया, लेकिन मैं गिर के रोया नहीं, मैंने उन गिर से चलना सीखा। और आज भी मैं चलना ही सीख रहा हूँ। हो सकता है मैं कल फिर गिर जाऊँ, लेकिन मुझे उस गिरने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं यहाँ पर गिर सकता हूँ, तो मैं हो सकता है आगे कभी ना गिरूँ उस जगह पर जाकर। क्या बात है।
तो जिस तरीके से हमारे वशिष्ठ सर अपनी बात निस्वार्थ और निष्पक्षता के साथ में हम सभी लोगों के लिए रख रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छे और होनहार और सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे ये लगती है कि स्मार्ट हैं कवि। तो स्मार्ट कवि के साथ में मुझे चंद शेर याद आ गए, और मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, क्या कहते हैं, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, अब किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। क्या कहने हैं। तो सर एक बार फिर, जैसा कि आप अपने शब्दों से सभी लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं, तो हम आपकी एक बहुत शानदार प्यारी सी एक बार कविता जरूर सुनना चाहेंगे, कि ताकि हम सभी लोग हमारे वशिष्ठ सर के जो शब्द हैं उनसे मंत्रमुग्ध हो सकें। मैं क्या ही सुनाऊं, एक तो मुझे अपना कभी लिखा हुआ याद नहीं हो पाता क्योंकि बहुत कुछ लिख दिया एक्चुअल में उन्होंने। नहीं, बहुत कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली। मैं लिखने का कम शौकीन हूँ एक्चुअली, पढ़ने का ज़्यादा शौकीन हूँ। पढ़ने के ज़्यादा शौकीन है। तो मैं पढ़ता जाता हूँ, और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, जो भी लिखने वाले लोग हैं, जो भी साहित्यकार मुझे सुन रहे हैं, जो अभी जिनकी लिखने में इब्तिदा है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि लिखने से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दें। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो बेशक आप अच्छा लिखेंगे। चलिए मैं एक गज़ल छोटी सी आपको और अता कर देता हूँ। मतलब है कि न तुमने बात जो मानी हमारी, न तुमने बात जो मानी हमारी, पड़ेगी फिर कसम खानी हमारी। न तुमने बात जो मानी हमारी, पड़ेगी फिर कसम खानी हमारी। है यूं भी दुनिया दीवानी हमारी, है यूं भी दुनिया दीवानी हमारी। मज़ा देती है शैतानी हमारी, है यूं भी दुनिया दीवानी हमारी। मज़ा देती है नादानी हमारी। हमारे सर पे तेरे नक्शे पाहों, हमारे सर पे तेरे नक्शे पाहों। तेरे कदमों में पेशानी हमारी, तेरे कदमों में पेशानी हमारी। कभी हमको अलग होना पड़े तो, कभी हमको अलग होना पड़े तो, गुलिस्तां तेरे वीरानी हमारी। क्या बात है। कभी हमको अलग होना पड़े तो, गुलिस्तां तेरे वीरानी हमारी। जो करना चाहते हैं खुदकुशी वो, जो करना चाहते हैं खुदकुशी वो, सुने आकर परेशानी हमारी। बिल्कुल। जो करना चाहते हैं खुदकुशी वो, सुने आकर परेशानी हमारी। बुढ़ापे में किसी के काम आई, बुढ़ापे में किसी के काम आई। थी बातें जितनी बचकानी हमारी। बुढ़ापे में किसी के काम आई, थी बातें जितनी बचकानी हमारी। जो करना चाहते हैं खुदकुशी वो, सुने आकर परेशानी हमारी। ऐसे ही बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में, और जल्दी ही हम एक नए चेहरे और एक नई शख्सियत से दोबारा मुलाकात करवाएंगे आप सभी लोगों के लिए। तो सर जैसा कि आपने अपनी एजुकेशन बताई, आपने ये भी बताया कि आप कहाँ रहते थे पहले और कर्म भूमि क्या थी, और जिस तरीके से आपका ये जो सफ़र रहा, आपने उस सफ़र के बारे में भी बखूबी तरीके से बता दिया। तो आपका ये जो सफ़र रहा, जो कि आप कह रहे हैं कि तवील तो था, लेकिन उसको आसान बनाने की पूरा भरसक प्रयत्न करा आपने, और वो बना भी लिया सर ने हमारे। बेशक। तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग पे फोकस करना चाहिए। तो इस समय सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी है और कोरोना महामारी भी है, तो लगभग क्या आप इस समय भी कहीं जा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने के लिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है क्या अभी भी? मैं आपको बताऊं, पहले तो ये एक ऐसा दौर है, ऐसे वक्त से जूझ रहे हैं हम लोग, जो हम सब दुआ भी कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए कि ये वक्त जितनी जल्दी टल सकता है टल जाए। और पिछले साल भी हमारा ऐसा ही निकला था, उसी दहशत में निकला था। लेकिन अगर पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, पिछले साल जब कोविड की दस्तक हमारे देश में हुई तो हमारे अंदर एक जुनून था कि हम इस चीज़ से लड़ लेंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो उस जुनून की वजह से हमने इसको ख़त्म भी कर दिया। हालांकि हमारे पास उस समय कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मन की शक्ति इतनी मजबूत थी कि कोई भी बीमारी उस शक्ति से जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार हमारे पास वैक्सीन भी है,
हम उस चीज़ के लिए रेडी भी थे कि ये चीज़ हो सकती है, उसके बावजूद इतना इतना नुकसान होना ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। और इसको जब मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे यही लगा कि जो पिछले साल में हमारे जो मन की शक्ति थी वो बहुत थी, हमारे अंदर एक जुनून था कि हम लड़ सकते हैं। इस बार उस जुनून में कमी आई, इस बार उस शक्ति में कमी आई। हम शारीरिक रूप से तो हम कमज़ोर हो ही गए, लेकिन मानसिक रूप से उससे ज़्यादा हम कमज़ोर हो गए। यही रीज़न था कि कोविड ने जो उसको पैर फैलाने थे उसने अच्छी तरीके से अपने पैर फैला लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बात रही परफॉर्मेंसेस की और स्टेजेस पे जाने की, तो हम कवियों का एक अलग रिश्ता रहता है। हम घर में कम और मंचों पर हमारी रातें ज़्यादा कटती हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा था कि देखिए, हम मंच पर जब जाते हैं तो मंच पे जाने का काम सिर्फ यही है कि जो आप आसपास देखो, कवि और नॉर्मल इंसान में क्या अंतर है। जो मैंने आपको अभी सुनाया ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप नहीं जानते थे। आपने सब कुछ देखा है, ठीक है, आपने सब कुछ महसूस किया है। आप में और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि आपने उसको महसूस किया, देखा और आपने हटा दिया। मैंने उसको देखा, पकड़ा, उसको एहसास किया और अच्छी तरीके से आपको लिखकर आपको सुना दिया। इतना सा अंतर है मुझ में और आप में। जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी सबसे पहले यही बनती है कि जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी आसपास की ज़िंदगी में, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप हसाहस हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मंच पर जाएं और आपको प्रोत्साहित करें, उन मुश्किलों से लड़ना सिखाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है मंच पर जाने की। वो किसी भी रूप में हो सकती है। अगर कोई हास्य रस का कवि है तो वो आपको हंसाएगा, आपके आंसू पोंछेगा, आपके आंसू पोंछने का काम करेगा। अगर कोई श्रृंगार रस का कवि है तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो नीरसता छाई हुई थी उसमें अपना रस घोलेगा और श्रृंगारता आपके जीवन में लेकर आएगा। तो हर एक उसका काम होता है। आज के वक्त में हम मंच पर तो नहीं जा पा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा धर्म वही है कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उन तक पहुँचें। बहुत सारे फ़ोन्स, मैंने अभी एक मैसेज डाल दिया था एक ग्रुप में, अपने बदायूं के जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं, कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर किसी को भी ये लग रहा है कि हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, और कोई आपकी नहीं सुन पा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो। आप मुझे फ़ोन करें, मुझे मैसेज करें। मैं 2-3 नंबर मैंने अपने परिवार के भेज दिए कि आप मुझे कॉल करें। जैसा भी होगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं खुद आपके पास पहुंचूंगा, वो सामान लेकर, खाना लेकर, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी आप मुझे याद करें, मैं हाजिर हूँ। ये मेरा कवि धर्म है, ये मेरा, और कोई मैं अगर कवि अपने आप को हल्का सा भी कह रहा हूँ तो मेरा धर्म बनता है कि जब जब मेरे देश को तो खैर मैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस शहर में हूँ तो इस शहर के लोगों को जब जब उज्जवल वशिष्ठ की याद हो तो उज्जवल वशिष्ठ वहाँ पर उनको सामने खड़ा हुआ मिले। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है जिसमें मैं रोज़ लगा हुआ हूँ। शायरी और कविताएं तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अब वो ड्यूटी मिली है कि मैं जो अभी तक मंच पर लोगों को सुना रहा था वो मैं फील्ड में जाकर उसको काम कर सकूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। क्या बात है। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते भी हैं और जानना चाहिए भी कि इंसान के चरित्र को निर्माण जो करते हैं, उसके विचार करते हैं, जिस तरीके से उसके विचार होते हैं उसके चरित्र का निर्माण वैसे ही ढल जाता है। तो जिस तरीके से हमारे उज्जवल वशिष्ठ सर ने अपनी बेबाक तरीके से आवाज़ को उठाया है, ना कि केवल स्टूडेंट के रूप में, ना कि केवल कवि के रूप में, बल्कि एक सोशल वर्कर के रूप में। तो सर, सबसे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि कभी भी कहीं मदद होगी तो मैं अपने स्तर पे जो होना है वो कर दूंगा। तो क्या आप किसी एनजीओ से कनेक्ट हैं ये काम करने के लिए, या सिर्फ ये स्वयं कर रहे हैं आप? देखिए, एनजीओ तो मेरा नहीं है। अच्छा, ठीक है, फ़िलहाल नहीं है, उस पर वर्क चल रहा है और जल्दी ही, क्योंकि ये कोविड का दौर आ गया तो 2 साल तो इसी में निकल जाने हैं, तो वो काम रुका हुआ है। लेकिन मेरी टीम है, मेरे साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं अलग अलग ज़िलों में, वो काम कर रहे हैं। इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का नाम लेना चाहूँगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ।
उसका प्रदेश महामंत्री भी मैं, इस जिला महामंत्री भी हूँ मैं, तो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। संस्कार भारती से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी खुद की पंछी लिटरेचर सोसाइटी है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं अभी किसी की हेल्प ना लेते हुए, क्योंकि ये देखो हर कोई अगर मैं किसी का इंतज़ार करूं कि आप आइए, आप आएंगे तब मैं कुछ करूंगा, तो शायद उसमें बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, एंड मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में अगर कोई याद कर रहा है तो बहुत मुश्किल परिस्थिति में वो आपको याद कर रहा होगा, और अगर मैं किसी का इंतज़ार करने लगूं और मैं वहाँ लेट हो जाऊं तो मेरा वो करना शायद असफल हो जाएगा। तो जो भी पॉसिबल हो पाता है, जो जैसा कर सकता है मैं करता हूँ, और फ़िलहाल मैं अपने पास से ही कर रहा हूँ। मुझे अभी किसी की बहुत ज़्यादा नीड है भी नहीं, और मैं ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट रहता भी नहीं हूँ। तो आप अगर मेरे साथ आना चाहें तो आप आ सकते हैं, मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं बुलाऊंगा। ये मेरा एक छोटा सा मोटिव रहता है, और ये मेरा अपनी कार्यशैली है। नहीं, जिस तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सभी लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए और हम सभी लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए मिस्टर उज्जवल वशिष्ठ से सर से, और ऐसे ही बहुत जो लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम एक कवि यानी कि स्मार्ट कवि के पास में बैठे हुए हैं, तो मैं एक बार फिर से कविता की ओर लौटता हूं, क्योंकि कवि के पास बैठा हूं तो डेफिनेटली मैं तो कविता की ओर ही जाऊंगा। तो सर प्लीज़ एक बार फिर ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो आवाज़ है मंत्रमुग्ध करने वाली, उसी से ही एक बार फिर से प्रेजेंट करिए खूबसूरत सी नज्म। आपने नज्म का नाम लिया है तो मैं नज्म ही सुना देता हूँ। एक माँ के हवाले से नज्म आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा भी था कि जब कोरोना चल रहा था या कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के दो पहलू हैं। कोरोना ने बहुत सी माँओं को उनके बेटे लौटाए भी हैं, कोरोना ने बहुत सी माँओं को या बहुत सी माँओं से उनके बेटे छीने भी हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना पॉजिटिव रहें, और हम अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ चुके थे, इतना बिज़ी हो गए थे, इस कोरोना ने हमें टाइम दिया है कि हम अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करें, हम अपने पेरेंट्स को समझें। हम पता नहीं क्यों हम बहुत जल्दी दुनिया को समझने निकल जाते हैं। हम नौजवान लोग जो मोहब्बत के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर, ठीक है, हम बहुत जल्दी घर के बाहर निकल जाते हैं और किसी और में मोहब्बत तलाश करनी शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, मैं उन लोगों से सुनता हूँ कि यार वो बेवफा निकली या निकला, है ना, और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर इस वीडियो को देखने वाला दिल टूटा है तो प्लीज़ हमारी बात को बुरा मत मानना। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं आपको, मैं अगर दिल तोड़वाऊंगा तो मैं आपको दिल जुड़वाऊंगा भी। क्या बात है, ऐसे तो होने भी चाहिए साथी तो हम लोग। अगर मैं सुनता हूँ कि यार मेरा दिल टूट गया, वो मेरी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई, मुझे मोहब्बत में धोखा मिल गया, तो यार मैं उनसे सिर्फ एक बात सिर्फ इतनी से कहता हूँ कि यार देखो भाई, आप जो भी हैं, पहली बात आपने मोहब्बत नहीं की। दूसरी चीज़, मोहब्बत की अगर कोई किताब है तो उस मोहब्बत की किताब में धोखा और बेवफा जैसे कोई शब्द नहीं होते। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी माँ से मोहब्बत करके देख लें, और तब कोई मुझसे आकर कहे कि उसका दिल टूटा है या उसको मोहब्बत में धोखा मिला है। ठीक है, अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत कर सकते हो तो ना आपका दिल टूटेगा, ना आपकी माँ बेवफा निकलेगी। मोहब्बत करनी है, मोहब्बत जिंदाबाद रखनी है, तो आप सबसे पहले शुरुआत खुद से करिए। उसकी बात अगर आप देखो, अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप किसी से नहीं कर सकते। आप सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें, उसके बाद अपनी माँ से, अपने पिता से मोहब्बत करें, उसके बाद मुझे आप लोग बताएं कि आपका दिल टूटा या नहीं टूटा। इसी हवाले से मैं एक नज़्म हाजिर करता हूँ। एक बेटा अपनी माँ से दूर है, और अगर मैं खुद का अगर बताऊं कि मैं नज़्म कहाँ लिखी थी, तो मैं खुद दिल्ली में उस समय था, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, एंड मैं अकेला वहाँ रहता था, और मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई और मैं जाके एडमिट हो गया। ठीक है, मेरे साथ मेरे कलीग थे, वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने फ़ोन तो कर दिया था पेरेंट्स को कि आप आ जाइए, तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं अकेला ही जाकर वहाँ एडमिट हो गया था। तो मैंने उस समय, वही बात है, देखो इंसान खुशी में भले ही माँ को याद ना कर, लेकिन दुख में सबसे पहले चीख माँ की ही निकलती है। तो मैं वहाँ परेशान था, दुखी भी था, मैं माँ को याद कर रहा था। मैं उस बेड पर, उस हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ हूँ, और ये नज़्म का निर्माण वहाँ हुआ है। मैं आपको हाजिर करता हूँ।
गले से लगा लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ। है आशीष की माँ मुझे अब ज़रूरत, है आशीष की माँ मुझे अब ज़रूरत, है तू ही तो बस जो करे है मोहब्बत, फिर मोहब्बत लुटा दो न माँ, गले से लगा लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे घर बुला लो न माँ। अपने बचपन की तस्वीर सामने रखें कलाम साहब, आपको अच्छा लगेगा। वो बचपन के दिन, अपने बचपन की रातें, वो बचपन के दिन, अपने बचपन की रातें, मुझे याद हैं तुझे से की थी जो बातें, वो बचपन के दिन, अपने बचपन की रातें, मुझे याद हैं तुझे से की थी जो बातें, तेरा चूमना और गले से लगाना, वो हाथों से पहलाने वाला खिलाना, वो हाथों से पहलाने वाला खिलाना, खिलाती थी ममता की मीठी निबोरी, खिलाती थी ममता की मीठी निबोरी, सुनाती थी मुझको जो बचपन में लोरी, वो लोरी सुना दो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे घर बुला लो न माँ। मेरी माँ मुझे जब सुबह को उठाती, नया दिन नया एक सूरज दिखाती। आप नॉर्मली सुबह उठ जाइए, आपका दिन अच्छा जा सकता है, लेकिन एक वो दिन जब आपकी माँ आपको उठाने आए और आप उठो, वो दिन बेहतरीन दिन होता है। वो अच्छा नहीं तो बेहतरीन दिन होता है। तो मेरी माँ मुझे जब सुबह को उठाती, नया दिन नया एक सूरज दिखाती, मैं उठते ही माँ तेरी बाहों में आता, फिर एक एक करके मैं सपने गिनाता, फिर एक एक करके मैं सपने गिनाता। मैं उठता तो हूँ माँ मगर है अंधेरा, 3 BHK फ्लैट्स में दिन नहीं निकलता। मैं उठता तो हूँ माँ मगर है अंधेरा, मैं उठता तो हूँ माँ मगर है अंधेरा, न चंदा न सूरज न कोई सवेरा, कोई आवाज लगा दो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे घर बुला लो न माँ। और अंतिम बंद हाजिर करता हूँ, एक और नया रुख आपको दिखाता हूँ माँ का। अगर आपको याद हो तो बचपन में डांटने का अधिकार भी सिर्फ माँ को था, पिता को भी नहीं, है ना। तो मैं हाजिर करता हूँ, आप घर से बाहर निकल जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं सर उठाना सीखूंगा, लेकिन क्या सिखाता है परदेश, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ माँ मैं रोजाना ऑफिस को जाता, फिर एक एक करके मैं सर को झुकाता। यहाँ माँ मैं रोजाना ऑफिस को जाता, फिर एक एक करके मैं सर को झुकाता। सिखाया था माँ ने कलम को पकड़ना, मगर मैं यहाँ
रोज अंगूठा दिखाता, मगर मैं यहाँ रोज अंगूठा दिखाता। तू ही तो माँ बस डांटी थी मुझको, अरे तू ही तो माँ बस डांटी थी मुझको, अब तो ये सारे ही मारे हैं मुझको। तू ही तो माँ बस डांटी थी मुझको, अब तो ये सारे ही मारे हैं मुझको। इनको थप्पड़ दिखा क्या दो बात न है। माँ, गले से लगा लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे घर बुला लो न माँ, मुझे घर बुला लो न माँ। वाह 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 वाह, बहुत एक्चुअल बहुत में शुक्रिया। क्या बात है। ये है जुनून और ये है जज्बा और ये है वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर रहे होंगे। उम्मीद है हम सभी लोगों को, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। कोशिश करिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। जल्दी ही हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई किरण और एक नई आशा और एक नई उमंग को जगाने के लिए। आप सभी लोगों का जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।